हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट जो एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछा जाता है, तो उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो चैनल को जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए एसएसटी पेपर 2 में 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी से। तो सभी का एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो वह हो जाएगा इल्तुतमिश की थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश ममलूक वंश के तीसरे शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। और देखिए इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की तुलना में रजिया को अधिक योग्य माना था। तो इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की तुलना में रजिया को अधिक योग्य माना था और देखिए उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। और देखिए वह दिल्ली सल्तनत और दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, और जिन्होंने 12 से लेकर 36 से और 1240 ईस्वी तक शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत पर तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो यह नारा किसने दिया था? तो वह दिया था, देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध नारा दिया था देखिए बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए उन्होंने यह नारा वर्ष दिया था तो 1916 में दिया था, होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिक थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक थे, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए लॉर्ड विलियम बेटिक 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और देखिए इससे पहले वे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड विलियम बेटिक देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, और इससे पहले वह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और देखिए लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। और देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के 1947 के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और देखिए वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वह देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो याद रखिएगा, यह सभी पॉइंट देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वह हो जाएगा राजस्थान था। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का देखिए पहला राज्य बना था, तो राजस्थान हो जाएगा। देखिए राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और देखिए इसके बाद उसी वर्ष आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था। देखिए पहला राज्य हो जाएगा तो पंचायती
व्यवस्था को लागू करने वाला, तो राजस्थान हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर देखिए आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हिंगसांग किस राजा के दरबार में आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हिंगसांग किस राजा के दरबार में आया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हिंगसांग, तो याद रखिएगा। देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस एसएसटी की हो चुकी हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देखिए। देखिए एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको देखिए सीडीपी की भी क्लासेस देखने को मिलेगी, तो हिंदी, सीडीपी और देखिए एसएसटी आपको तीनों कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए एक सब्जेक्ट से आपका क्लियर नहीं होगा, इसलिए सभी को साथ में लेकर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस धर्म से संबंधित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और कलाकृतियाँ मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखिए इन गुफाओं में भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके पिछले जन्मों की जातक कथाओं का जीवंत चित्रण मिलता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति मार्केट कंट्रोल को सख्ती से लागू किया था? तो किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को सख्ती से लागू किया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी अपने विशाल अस्थायी सेना को कम वेतन में बनाए रखने और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए इस नीति को लागू किया था। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज, कपड़े, पशुधन और दासों के लिए अलग अलग बाजार मंडी बनाए और उनकी कीमतें तय कर दी थी। और देखिए इस व्यवस्था की देखरेख के लिए दीवाने ए रियासत और सहायना ए मंडी जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? तो वह हो जाएगा नरेंद्र दत्त था। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था तो नरेंद्र दत्त था। और देखिए सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ किसका नाम था बचपन का? तो वह हो जाएगा गौतम बुद्ध का हो जाएगा, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और देखिए बचपन में उन्हें इसी नाम से नरेंद्र दत्त के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1897 में की थी, तो याद रखिएगा। देखिए स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को बेलूर कोलकाता के पास में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और देखिए इनका नाम उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रखा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बैरन द्वीप अंडमान में स्थित है, तो याद रखिएगा। देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है और देखिए जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो इल्तुतमिश को माना जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो इल्तुतमिश को माना जाता है। देखिए गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में
गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन देखिए उन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। क्या कारण है? देखिए उनका शासनकाल छोटा था, केवल 4 वर्ष था और उन्होंने मुख्य रूप से लाहौर में शासन किया और दिल्ली में नहीं किया था। इसलिए देखिए उनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो प्लीज़ आप लोग बिना कहे देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए। जैसा कि मैं बार बार नहीं कहना चाहती हूँ, तो आप लोग कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सितंबर 1893 में भाग लिया था। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में सितंबर 1893 में भाग लिया था और देखिए उन्होंने 11 सितंबर 1893 को अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसकी शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे, तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे तो वह हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे तो रामकृष्ण परमहंस थे। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। विवेकानंद ने उनसे ही दार्शनिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी और देखिए उन्हीं की स्मृति में बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो विवेकानंद ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस दिन को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में किस दिन को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो वह हो जाएगा 12 जनवरी को। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया जाता है और देखिए भारत सरकार ने 1984 में इस दिन की घोषणा की थी और देखिए 1985 से इसे देश भर में मनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। देखिए नाथुला दर्रा हिमालय में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यह प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रोड का एक हिस्सा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक का योगदान था? तो सती प्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक का योगदान था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का। देखिए सती प्रथा को समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य था, योगदान था, तो याद रखिएगा। देखिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए और उन्हीं के संघर्षों के परिणाम स्वरूप 1829 में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर इस प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, तो याद रखिएगा। देखिए जितनी भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए डेली आप मेरी क्लासेस आपके एग्ज़ाम तक ले रहे हैं तो देखिए
जब तक आपका एग्ज़ाम आ जाएगा आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो देखिए आपको करवाएंगे नहीं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके पूछे गए हैं, देखिए पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, सभी आपको कराने वाले हैं। तो एक भी क्लास मिस मत करिएगा। इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस है तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा वंश के राजा और देखिए नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी लगभग 1250 ईस्वी में करवाया था। और देखिए यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 1917 में की थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना देखिए 17 जून 1917 में की थी। और देखिए इससे पहले उन्होंने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम बनवाया था और जिसे बाद में खेती और अन्य गतिविधियों के लिए साबरमती नदी के किनारे देखिए स्थानांतरित कर दिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। जितने लोग देख रहे हैं सभी बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है तो बृहस्पति ग्रह होता है। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी नीला ग्रह है। और देखिए शनि अपने देखिए छल्लों के लिए जाना जाता है। और देखिए मंगल ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को बादलों का घर मेघालय कहा जाता है? तो किस भारतीय राज्य को बादलों का घर मेघालय कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मेघालय को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए संस्कृत में मेघालय शब्द का अर्थ ही है बादलों का घर होता है। और देखिए मेघालय प्लस आलय हो जाएगा। और देखिए यह राज्य अपने सुंदर पहाड़ों और अत्यधिक वर्षा के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। देखिए असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा नदी कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वह हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं देखिए सुंदरबन डेल्टा, तो याद रखिएगा। देखिए डेल्टा बनता है तो नदियों के संगम से बनता है। और देखिए यह डेल्टा मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है। और देखिए इन नदियों के साथ मेघना नदी भी मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार
द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके। देखिए आपको यूपी टेट निकालना अनिवार्य है, इसलिए देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए और ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी मत करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है तो नाइट्रोजन होती है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है जो शुष्क वायु के कुल आयतन का लगभग देखिए 78.08% हिस्सा बनाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो वह हो जाएगा सतलुज नदी पर स्थित है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भांगड़ा नागल बांध देखिए सतलुज नदी पर स्थित है। देखिए भांगड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाई गई है और देखिए यह भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी और देखिए घाटी परियोजनाओं में से एक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है तो वह हो जाएगा प्रशांत महासागर होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर देखिए प्रशांत महासागर होता है। देखिए समझते हैं। देखिए प्रशांत महासागर यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग घेरता है और देखिए इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है और देखिए ये अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल को कहा जाता था? तो अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल को कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए शिवाजी महाराज के। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शिवाजी महाराज ने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 महत्वपूर्ण मंत्रियों की नियुक्ति की थी और देखिए जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा जाता था और जिनमें पेशवा प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण था। तो याद रखिएगा। देखिए अगर क्लास आप लोगों को इम्पॉर्टेंट और अच्छी लगी तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरामी में है? तो अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं ग्रीक और अरामी में है? वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा तीसरा सार-ए-कूना कंधार का हो जाएगा अभिलेख जो ग्रीक और अरामी भाषा में लिखा गया है। तो याद रखिएगा। देखिए अशोक का सार-ए-कूना अभिलेख जिसे कंधार द्विभाषीय शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है देखिए ग्रीक, यूनानी और अरामाइक दोनों भाषाओं और लिपियों में लिखा गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसे सिजदा और पबोज प्रथा शुरू की थी? तो वह हो जाएगा बलबन ने। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गयासुद्दीन बलबन ने दरबार में सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ईरानी परंपराओं को अपनाया था और जिसमें सिजदा घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना होता था। देखिए सिजदा था जिसे घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना होता था और देखिए पबोस था तो पबोस क्या होता था? तो सुल्तान के चरणों को चूमना अनिवार्य कर दिया था तो पबोस के अंतर्गत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है तो ऋग्वेद माना जाता है। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद को न केवल चारों वेदों से सबसे प्राचीन माना जाता है बल्कि इसे देखिए मानव जात के सबसे पुराने ज्ञात लिखित ग्रंथों में से
एक माना जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बैटल ऑफ प्लासी 1757 के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और देखिए जिसका मुख्य कारण उसके सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो वह हो जाएगा इटली का था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो देखिए निवासी था तो इटली का। देखिए समझते हैं। देखिए, मार्को पोलो का जन्म इटली के वेनिस शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध व्यापारी और खोजकर्ता था जिसने अपनी चीन और एशिया की यात्राओं के वृत्तांत से यूरोप को पूर्व की सभ्यता से परिचित करवाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर शहर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो वह हो जाएगा अशोक ने की थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने की थी, तो याद रखिएगा। देखिए, कन्नड़ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। और देखिए कब की थी? तो लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास इस शहर की नींव रखी थी, तो सम्राट अशोक ने, तो याद रखिएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो पेपर 2 की तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए सीडीपी की क्लास जल्द ही आपको लेके आने वाले हैं, तो सीडीपी के जितनी भी पीआईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको करवा देंगे। और देखिए एसएसटी, सीडीपी और हिंदी तीनों की क्लासेस चलने वाली है, तो चैनल को देखिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।